नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 7। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 7। मीनू वैशाली के साथ अपहरणकर्ताओं के चुंगल में फंस गई थी। यह सब अचानक ही हुआ था। मीनू का नेचर ही ऐसा था कि जैसे कि वह किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करने के लिए बेचैन हो जाती थी। कभी अगर ऐसा नहीं कर पाती तो उसकी आत्मा उसे कचोटती रहती थी कि देखो मीनू, अगर तूने उसकी मदद कर दी होती तो यह घटना नहीं घटती या ऐसा अनर्थ नहीं होता। उसने देखा था जब जब भी उसने अपनी अंतरात्मा को इग्नोर किया था तो वह काम बाद में खराब जरूर हुआ और फिर उसे पछतावा हुआ। आज भी वैशाली को देखते ही उसे अपनी कहानी याद आई थी और उसे ऐसा लगा था कि जैसे यह वैशाली के साथ नहीं बल्कि उसी के साथ घटित हो रहा है और वह वैशाली की मदद के लिए बीच में कूद पड़ी थी। उसके साथ ही वह फंस गई, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन तो एक बार ही मिलता है। उसे चाहे जैसे भी जिए, जानवरों की तरह पेट भरते हुए, सोते हुए और अपने मतलब के लिए जीते हुए। एक दिन मर गए तो उसका क्या लाभ होगा, और किसी का जीवन बचाते हुए, किसी के लिए कुछ करते हुए जान गई तो इंसानियत का तकाजा तो पूरा होगा ही, साथ ही साथ किसी का जीवन बचेगा वह अलग से। तो इसमें दोहरा लाभ है। मीनू को यह मलाल बिल्कुल भी नहीं था कि वह यहाँ मुसीबत में फंसी हुई है। ना ही वह इतनी डरपोक थी कि वह डरती, बल्कि वह तो एडवेंचर बोल्ड नेचर की थी। छोटी मोटी मुसीबतों से वह नहीं डरती थी, उनका सामना डटकर करती थी। और इस समय भी वह अपहरणकर्ताओं के बॉस का इंतजार कर रही थी। उसे मालूम हो चुका था कि यह मानव तस्करी के गिरोह में फंस चुकी है। अगर चाहे तो वह अपनी और वैशाली को आराम से जान बचा सकती है, लेकिन फिर आगे आने वाली लड़कियों का क्या होगा। उसने मन ही मन में सोच लिया था कि वह आगे तक जाएगी और यह तो मानव तस्करी का सिंडिकेट है, उसका पर्दाफाश करेगी। मैंने यह सोचकर ही कांप गई कि अपने घर परिवार की लड़कियां हमेशा के लिए किसी पराये देश में चली जाती हैं, जहां दोबारा आजीवन उन्हें अपने घर का कोई भी सदस्य देखने को नहीं मिलता और वहां बेच दी जाती हैं महज दूसरों की हवस पूर्ति का साधन बनाने के लिए। चाहे वह मरे या जिए, उसका उसे मलाल नहीं, लेकिन इस समय उसे एक बात का मलाल था, कोशिश शाम की ड्यूटी से आएगा तो उसे कितना धक्का लगेगा। आज उसका सेक्रेटरी के रूप में चयन हुआ तो उसने कौशिक को तुरंत ही फ़ोन किया था और उसको अपनी सफलता की खबर सुना दी थी, जिसको सुनकर कौशिक बहुत खुश हुआ था। उसने मीनू को बधाई दी थी और मीनू ने कहा था कि आज तो बहुत बड़ा दिन है। हमारी मीनू ने घर से निकलकर इतनी हिम्मत दिखाई कि इंटरव्यू को बड़े ही आत्मविश्वास से क्रॉस किया, जॉब हासिल की, और वह भी छोटी मोटी नहीं, सेक्रेटरी की पोस्ट, यानी एकदम से ऊंची छलांग लगाई। तो बड़ी पार्टी तो बनती ही है, तो फिर क्या बनाऊं आज, मीनू ने भी खुश होकर पूछा था। बनाने को रहने दो, आज बाहर खाएंगे, क्योंकि तुम तो वैसे भी आज थकी होगी, बाहर जाती नहीं, दूसरे तुम रोज काम करती हो, आज छुट्टी। कौशिक वास्तव में बहुत खुश था, ज्यादा घर से, और मीनू की आंखें नम हो गई थी। क्यों हो गई थी ये तो वह नहीं जानती, लेकिन कौशिक की बातें उसके दिल को छू रही थी। कौशिक उसका कितना ख्याल रखता है, एक एक बात का ख्याल रखता है। मीनू को इस समय कौशिक का ही ख्याल आ रहा था। वह लौटकर आएगा और मीनू को घर में मौजूद नहीं देखेगा तो वह बहुत घबरा जाएगा, क्योंकि इतने दिनों में मीनू ने अच्छी तरीके से जाना था ताकि कौशिक मीनू को जरा जरा सी परेशानी पर घबरा जाता था, और आज तो वह बिल्कुल ही गायब है। वह भी पहली बार, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह 2 घंटे के लिए भी कभी बाहर गई हो, लेकिन अब उसमें क्या हो सकता था, जो होगा देखा जाएगा। उसने विचारों को अपने दिमाग से झटका और वैशाली के पास जाकर उसको समझाने लगी। वैशाली को भी मीनू की उपस्थिति से बहुत बड़ी तसल्ली थी। वह यही सोच रही थी कि आज इस लड़की ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आज भी दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है। वह मीनू के प्रति बहुत ही कृतज्ञ थी, और वही हुआ जिसका अंदाजा मीनू लगा रही थी कि कौशिक शाम को लौटकर आया
तो वह बहुत ही खुश था। वह सोच रहा था कि आज मीनू तैयार बैठी होगी, वह भी फ्रेश होकर मीनू के साथ बाहर जाकर डिनर करेगा, थोड़ी बहुत मीनू की शॉपिंग कराएगा, एंजॉय कराएगा। लेकिन जब लौटकर आया तो उसने देखा दरवाज़ा लॉक था। वह बहुत ज़ोर से चौंका, ऐसा तो कभी नहीं हुआ और आज तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता था। आज उसने फ़ोन करके जब मीनू को बता दिया था कि वह पूरी उम्मीद यही थी कि मीनू घर पर होगी। कौशिक के पास दूसरी चाबी थी। वह सौम्य के साथ जब रहता था तब डबल चाबी होती थी, एक सौम्य के पास और एक कौशिक के पास। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं लगता था कि मीनू किसी हड़बड़ी में गई हो या कोई उसे जबरन ले गया हो, क्योंकि सब सामान व्यवस्थित था। पर मीनू की रिलैक्स फीलिंग का एहसास करा रहा था। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लेने गई हो। वह उसे सरप्राइज देना वाला था और आज मीनू खुद उसे सरप्राइज दे रही है। कौशिक निराश हो गया। उसने मीनू का नंबर मिलाया। यह देखकर उसे दूसरा आश्चर्य हुआ कि मीनू का नंबर स्विच ऑफ था। अब ऐसा क्या हो गया कि मीनू ने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। कौशिक को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। उसे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी छठी इंद्रियां उसे सचेत कर रही थी, कहीं कुछ गड़बड़ है। अब एक ही सहारा बचता था और वह था सौम्य। हालांकि सवेरे जब मैं सो गया था तो उसने फ़ोन करके कौशिक को पारस के मर्डर के बात बताई थी, जिसे सुनकर कौशिक बहुत दुखी हुआ था। अभी तो सौम्य अपने दोस्त प्रियांशु की मौत से भी नहीं उबर पाया था और अब उसे दूसरा झटका लग गया था। लेकिन होनी को क्या कहा जा सकता था। उसने सौम्य को फ़ोन किया। उसने उठाया। जब फ़ोन रिसीव हुआ तो कौशिक को शोरगुल की, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उसे मालूम हो गया कि उसे इस समय सौम्य पारस के घर पर मौजूद है, लेकिन फ़ोन उसने मजबूरी में किया था। क्या किया जा सकता था? उसने सौम्य से पूछा कि वह कितनी जल्दी पहुंच गया था। सौम्य ने बताया कि वह थोड़ी देर पहले ही पहुंचा था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने प्लेन से यात्रा की थी। पारस की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी और जल्दी ही मिलने वाली थी। और जब कौशिक ने सौम्य को बताया कि मीनू गायब है तो सौम्य भी बहुत ज़ोर से चौंका। क्या क्या कहा? मीनू गायब है? वह कहाँ जा सकती है? पता नहीं, मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ। उसकी कोई जान पहचान वाला भी तो नहीं है। आज तक उसने कोई ऐसा नंबर भी नहीं दिया जिससे वह बात करती हो। सौम्य सुनकर बहुत परेशान हो गया था। आखिर कहाँ जा सकती है? उसने कौशिक से कहा। उसकी गुमशुदगी FIR दर्ज करवा दो। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ। एक साथ ही प्रॉब्लम हो गई है। अभी भी आया और तुरंत ही ये बैड न्यूज़, जो मुझे और भी तोड़ने के लिए काफ़ी है। सौम्य की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से या रही हो। नहीं यार, तू चिंता मत कर, मैं अब थाने जाता हूँ। कौशिक ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी ही देर बाद वह थाने में बैठा हुआ FIR दर्ज करवा रहा था। पूरा विवरण, फुल जानकारी और फ़ोटो देकर उसने FIR दर्ज करवा दी। इंस्पेक्टर नवीन माथुर ने उससे पूरी जानकारी ली और कहा, आप चिंता न करें, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे और जैसे ही कोई खबर मिलती है आपको सूचित करेंगे। थके थके कदमों से कौशिक वापस चला आया। आज उसे यह घर काटने को दौड़ रहा था। मीनू के ना होने से उसकी अहमियत उसे पता चल रही थी कि कैसे इतने दिन में उसने अपनी जगह बना रखी थी। आज कौशिक को एहसास हो रहा था कि केवल घर में ही नहीं, उसने कौशिक के दिल में भी अपनी जगह बनाई थी। कौशिक को ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कुछ है ही नहीं। वह बहुत बेचैन लग रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था कि वह इंतजार करे। दोपहर को जो सदाशिव नगर में घटना घटी थी और सदाशिव नगर थाने में जो सूचना गई थी, वहां की पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया था। वहां का थाना इंचार्ज सुधीर मुखर्जी ने वहां जाकर तुरंत ही जांच पड़ताल की, आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की। दुकानदारों ने जो भी आंखों से देखा था वह बता दिया। अगला कदम इंस्पेक्टर मुखर्जी ने यह उठाया कि CCTV कैमरे की फोटोज उठाई। टीवी कैमरे ने सारी कहानी स्पष्ट कर दी। सड़क पर खड़ी हुई एक लड़की का अपहरण, उसे बचाने के लिए ऑटो से उसी दूसरी लड़की का इंटरफेयर करना और दोनों लड़कियों का अपहरण, ये सारी घटनाएं बड़ी क्लियरिटी से कहानी बयान कर रही थी। और उसमें जो चारों लड़कियों के चेहरे दिख रहे थे वह यह बयां कर रहे थे कि शायद वह अपराध के क्षेत्र में नए थे।
थाने में लौटकर इंस्पेक्टर मुखर्जी ने अपराधियों का फाइल निकलवाई। खूनी अपराधियों की फाइल में यह चेहरे नहीं थे। सभी क्राइम्स की फाइलों के इनके चेहरे नहीं थे। फिर चोरी चैन स्मगलिंग के मामलों में वांछित अपराधियों की फाइल देखी तो उसमें भी नहीं थे, यानी हिस्ट्री शीटर नहीं थे। फिर एक ही जरिया था, कार का नंबर जो ऑटो ड्राइवर ने दिया था। इतने काम निपटते निपटाते रात हो गई। अगले दिन उन चारों के फोटो निकलवाए गए। सिपाही धनंजय और मनोज को इस काम के लिए नियुक्त किया गया। धनंजय को इंस्पेक्टर मुखर्जी ने यह काम सौंपा कि फोटो को ले जाकर उस इलाके में पूछताछ करो, कहीं ना कहीं इसका सुराग जरूर मिलेगा। और मनोज को कार का नंबर को देकर उसके मालिक का नाम पता निकलवाने का काम सौंपा। अपने आप किडनैपिंग में संलिप्त छोटे बड़े अपराधियों की फाइल चेक करके उनकी लिस्ट बनाने लगा। उसे यकीन था कि उसे किडनैपिंग के पीछे किसी ऐसे शातिर दिमाग का काम है जिसने लड़कों को लगाया हुआ है और वे नए हैं, उन्हें इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है। शायद इस किस्म के अपराध वे पहली बार ही कर रहे हों, इसलिए उन्होंने अपने मुंह को ढकने का भी ज़्यादा प्राइवेसी की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। जहाँ तक मुखर्जी को अपराध जगत का तजुर्बा था, तो बात यदि तगड़े मुनाफे की हो और ये सबसे छोटे प्यादे मुसीबत बन रहे हों, तो ऐसे मामलों में उन्हें ख़त्म भी कर दिया जाता है। इसलिए बहुत जल्द ही उनको ढूंढने की ज़रूरत थी, क्योंकि उन लड़कों का जीवन भी खतरे में हो सकता था। दूसरा अनुमान था कि लड़कियों को किडनैप अपराधी अधिकतर सेक्स रैकेट मानव अंगों की तस्करी के लिए करते हैं। मानव तस्करी और मानव अंगों की तस्करी में विदेशों से भी कनेक्शन जुड़े होते हैं। मौका मिलते ही इनको बाहर भी भेज दिया जाता है। अगर देर हुई तो उन्हें बाहर भी सप्लाई किया जा सकता है। फिर कुछ नहीं हो सकता। मोस्ट सस्पेक्टिव फोटोज को इंस्पेक्टर मुखर्जी अलग रखता जा रहा था। उनमें भी जो सबसे ज़्यादा छटे हुए नाम सामने आ रहे थे वे दो थे, करीम खान और गूफर पठान। इंस्पेक्टर मुखर्जी ने उन चारों लड़कों के फोटो अपनी जेब के हवाले किए और उठकर खड़ा हुआ। उसने 4 सिपाहियों के साथ अपनी एक टीम बनाई और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। गूफर और करीम के अड्डे पर तो वह कई बार जा चुका था। दिखाने के लिए करीम का मछलियों का धंधा चलता था और गूफर के गैरेज था, उसमें कारों की मरम्मत होती थी और उन्हीं के आड़ में वह अपने अवैध धंधे भी चलाता रहता था। कांस्टेबल मनोज ने जल्दी ही रिपोर्ट लाकर दे दी। कार का नंबर निकाल आया था और जैसे ही इंस्पेक्टर मुखर्जी उम्मीद कर रहा था वह चोरी की थी, यानी पहले से ही माइंड लगाकर काम किया गया था। कार चोरी की गई, उसका किडनैप भी इस्तेमाल किया गया। सर, इस नंबर की कार की एफआईआर दर्ज है। यह कल चोरी हो गई थी, मनोज ने पूरा ब्यौरा बताया। ओहो अच्छा मनोज, इन सीसीटीवी फोटोज में 2 लड़कियां दिख रही हैं। इनमें एक लड़की का तो एफआईआर दर्ज हुई है, वह मीनू है, लेकिन इससे तो दूसरी लड़की दिखाई दे रही है। इसका पता लगाओ। यह घटना सदशिव नगर थाने की है, तो वहाँ थाने में पता करो कि इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। अगर दर्ज हुई तो उसके घर में फ़ोन करके उस लड़की का फ़ोन नंबर पूछो और यहाँ मीनू का फ़ोन नंबर दर्ज है। इन दोनों के मोबाइल ट्रेसिंग पर लगा दो, इसकी लोकेशन मालूम होगी। यस सर, कहकर इंस्पेक्टर मुखर्जी को मनोज ने सैल्यूट किया और चला गया। इंस्पेक्टर सुधीर मुखर्जी को अनुमान सच था। असल में गूफर पठान एक बड़े गिरोह का प्यादा था। वह गिरोह बेहद खतरनाक था। यह मानव तस्करी में लेकर अंगों के व्यापार भी करता था, यानी फुल बिजनेस। एक बार इसके शिकंजे में जो आ गया उसे कहीं ना कहीं खपाना इनका काम था। लड़कियों को अगर बाहर नहीं भेजा पाया तो सेक्स रैकेट में चला और वहाँ से यूजलेस होने पर अंगों का बिजनेस कर लिया, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। यह तो गिद्ध थे जो बोटी बोटी को नोच लेने में यकीन रखते थे। इसका संचालन कौन करता था, इसका पता किसी को भी नहीं था। गूफर पठान ने अपने अंडर में कई लड़के लगा रखे थे जो कई किलोमीटर के एरिया में घूमकर मोहल्ले में और कॉलोनियों में यह पता लगाते थे कि कौन कौन सी कॉलोनी में खूबसूरत लड़कियां हैं और कौन कौन सी जाल में फंस सकती है।
खास तौर से इनका निशाना गरीब घरों में ज़्यादा रहता था। फिर वे अपने शिकार के पड़ोस में कमरा किराए पर ले लेते थे, उन लड़कियों से दोस्ती करते, कहीं उनके हमदर्द बनकर उनकी मदद करते, धीरे धीरे उनको जाल में फंसाते और उन्हें अपने शिकंजे में जट लेते थे। कुछ लड़के तो डायरेक्ट किडनैपिंग करते थे या जैसे तैसे मौका मिलते वही शिकार को फंसाकर लाता और गफूर पठान को दे देता। गफूर पठान उनको बॉस के पास भेजता। अगर उनमें से कोई लड़का या प्यादा आगे चलकर बगावत करता या ब्लैकमेल की कोशिश करता तो वह उन्हें ठिकाने लगवा देता। यानी लाशों का सौदा और लाशों की नींव पर हो रहा था, लेकिन पैसों की बरसात थी। रुपया बरसता था, लेकिन गफूर बहुत ही कमीना इंसान था। वह ज़्यादातर कम से कम पैसों में अपना काम बनाने की कोशिश करता। जब कोई बंदा राजी नहीं होता तो ऐसे मामलों में गफूर स्वयं ही नकली बॉस बनकर उनके सामने पेश होता और धमकाकर अपने काम बना लेता। यही समस्या अब पलटू, सुरजीत, सुरेंद्र और करण के सामने आ रही थी। उन बलि के बकरों को यह भी नहीं पता था कि गफूर ही बॉस बनकर उनको ठग रहा है, वरना बॉस की तो कोई परछाई भी नहीं पा सकता था। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट पर लिखकर ज़रूर बताएं और कहानी में यूं ही बने रहें। धन्यवाद।